हेलो एंड नमस्कार एवरीबॉडी। आई वेलकम यू ऑल टू द आईएएस हब। ये हमारा रिवीजन कार्ड का चौथा सेशन है। इसके पहले हमने 3 सेशन कर लिए हैं और वो तीनों भी सेशन अलग अलग टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री के हमने किए। दैट इज वन फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर, अनदर इज गोइंग टू बी फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया। उसके अलावा तीसरा जो था वो मेडिवल इंडिया का था और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ये जो टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स के अंदर इस टॉपिक के ऊपर से कुछ ना कुछ सवाल तो पूछती ही पूछती है। इसके लिए आपके लिए ये टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और वही इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जो हाई आउटपुट थीम्स जो आईएएस हब ने आपके लिए लेके आए थे कि यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के अंदर क्या चीज पूछ सकती है, वही हाई आउटपुट थीम्स के बेसिस के ऊपर मैंने ये रिवीजन कार्ड आपके लिए बनाया है। इस रिवीजन कार्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स को कि भारत के अंदर जो जो कॉलोनियल पावर्स आए, वो पावर्स यहाँ पे आने के बाद उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कौन से फैक्ट्रीज चालू करे, उनके कौन से लोग भारत के अंदर आए और कुछ ऐसे तमाम चीजें हम इस पर्टिकुलर रिवीजन कार्ड के माध्यम से आपको बताएंगे दोस्तों। ये रिवीजन कार्ड का मेन उद्देश्य क्या है कि जो चीजें आपने अपने प्रिपरेशन या अपने पढ़ाई के अंदर जो चीजें आप इतना होलिस्टिकली कवर नहीं कर पाए हैं, उन चीजों को हम कवर करवाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपको शॉर्ट कंसोलिडेटेड मैनर में आप रिवाइज कर सकें, वो भी चीज हमारा उद्देश्य है यहाँ पर। सो ये दो मेन कोर प्रिंसिपल्स हैं हमारे इस रिवीजन कार्ड का। सो यहाँ पर लेट अस जस्ट स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर रिवीजन कार्ड। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले अब हम ये जो पहला टॉपिक है, आपने रेफरेंस बुक्स या कोई भी बुक्स के अंदर आपने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब यही यूरोपियंस, भारत के अंदर कितने यूरोपियंस आते हैं? वो यूरोपियंस टोटल 5 होते हैं। वो 5 में नाम क्या हम देख रहे हैं? पोर्चुगीज पहले आए, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद जाके इंग्लिश आते हैं, देन डेन्स आएंगे एंड देन लास्टली फ्रेंच आएंगे। ये पांचों भी जो कॉलोनियल पावर्स हैं, इन पांचों कॉलोनियल पावर्स के बारे में हम अभी देख रहे हैं। अब सबसे पहली बार ये जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कब आए ये पांचों कॉलोनियल पावर्स? वन इज ब्रिटिश, 1608 में आया। मतलब इसके पहले अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूं, तो क्रोनोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? क्रोनोलॉजी में देखिए सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज आए थे। पोर्चुगीज कब आए? पोर्चुगीज कब आए? 1498 एडी, मई महीने में 1498 एडी में ये लोग आए थे। और सबसे पहले व्यक्ति पोर्चुगीज के कौन आए थे? वास्को डगामा। अब ये जो पोर्चुगीज भारत में आए, इनका एक प्रिल्यूड है, इनका एक कारण है भारत के अंदर आने का। ओके, सो द रीजंस इज सम अनदर टॉपिक, वो हम इस रिवीजन कार्ड के बाद वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो उसके अंदर आता है, डिटेल में आता है। आफ्टर दी पोर्चुगीज दूसरे जो व्यक्ति आते हैं भारत के अंदर, वो होते हैं डच। ये जो कंपनी है डच, डच फिर 1602 के अंदर ये कंपनी बनती है और फिर वो भारत के अंदर आते हैं। इसके बाद डच के बाद जो अंग्रेज लोग हैं, दैट इज द ब्रिटिश पीपल, दे आर गोइंग टू कम इनटू इंडिया आफ्टर देयर कंपनी इज गोइंग टू गेट फॉर्म्ड इन 1600 एडी एंड दे आर गोइंग टू कम इनटू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1608 एडी। और सबसे पहले व्यक्ति जो इनके आते हैं दोस्तों, उनका नाम क्या होता है? आपको पता होना चाहिए उनका नाम क्या है। और उनका नाम क्या होता है? विलियम हॉकिंग्स दोस्तों। विलियम हॉकिंग्स सबसे पहले व्यक्ति थे जो भारत के अंदर आए। अब यहाँ पर यूपीएससी ये जो लोग होते हैं, इनके जहाजों के बारे में भी पूछते हैं कि भाई ये कौन से जहाज के अंदर भारत के अंदर आए थे। सो सबसे पहले अगर मैं वास्को डगामा की बात करूं, तो वास्को डगामा कौन से जहाज से आए थे दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए, वो है सेंट गैब्रियल। और सेंट गैब्रियल के साथ साथ इनके साथ और कौन से जहाज आए थे? कितने टोटल जहाज आए थे? तो टोटल 3 जहाज आए थे। ओके, सो सेंट गैब्रियल एक और उसके साथ 2 और जहाज। विलियम हॉकिंग्स जो है वो कौन से जहाज के अंदर आए थे? उनके जहाज का नाम था हेक्टर दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। इंग्लिश के बाद कौन व्यक्ति आए थे? इंग्लिश के बाद आए थे डेन्स, और ये डेन्स भारत के अंदर फिर आए। और डेन्स के बाद जो लास्ट में आएंगे उनका नाम होता है फ्रेंच दोस्तों। फ्रेंच, फ्रेंच भारत के अंदर कब आते हैं? दे आर गोइंग टू कम इन 1667 एडी और 68 एडी के अंदर वो अपना सबसे पहला फैक्ट्री भारत के अंदर बनाएंगे। और
ये जो सबसे पहले व्यक्ति भारत के अंदर आते हैं उनका नाम होता है फ्रैंकोइस कैरॉन, फ्रैंकोइस कैरॉन दोस्तों। सो ये है क्रोनोलॉजी, ये 5 लोग भारत के अंदर आए थे और इन 5 लोगों में से जो अंत में विजय जिसने प्राप्त करी, द अल्टीमेट विनर हु वाज गोइंग टू रूल इंडिया फॉर द नेक्स्ट 250 years, इट वाज गोइंग टू बी द ब्रिटिशर्स। अगर यहां पर मैं डिक्लाइन की बात करूं तो डेन्स सबसे ज्यादा कमजोर थे, डेन्स के बाद डच कमजोर थे, डच के बाद पोर्चुगीज कमजोर थे, पोर्चुगीज के बाद फ्रेंच कमजोर थे एंड फाइनली विजेता रहा अंग्रेज दोस्तों। अब यही चीज यहां पर मैंने लिखी है, ये 3 मेजर पावर्स है, इसके लिए सबसे पहले हम इनका डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बाकियों की बात करूं तो बाकियों में आप देखिए, बाकियों का भी आपको ये नीचे मिल जाएगा, मैंने यहां पर एंड में इनके बारे में लिखा हुआ है, दैट इज ये देखिए डच के बारे में भी एंड डेन्स के बारे में भी यहां पर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। अब दूसरी बात, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी दोस्तों, आईएएस हब के प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, आपने गूगल पे सर्च कर लेना है और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट, यहां पर जब ये लोग भारत के अंदर आए तो भारत के अंदर आने के बाद ये लोग ओरिजिनली किस इंटेंशन से आए थे भारत के अंदर, ये ट्रेडर्स के इंटेंशन से आए थे। तो जब ये ट्रेडर्स के तहत भारत के अंदर आए तो भाई जाहिर सी बात है ना, ट्रेडर्स करते क्या हैं, ट्रेडर्स अपना फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं, वही तो उनका काम होता है ना, ट्रेडिंग डिपोट्स। सो वही फैक्ट्रीज को इन लोगों ने एस्टैब्लिश करा। हर एक यूरोपियन यहाँ पर ये जो डिपो है, जो फैक्ट्रीज है उसको एस्टैब्लिश करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वो फैक्ट्रीज किसने कहां पर एस्टैब्लिश करी वो जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यूपीएससी अब ना सिर्फ ऊपर ऊपर के चीजें पूछ रहा है, बट यूपीएससी दोस्तों अब बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा है और उसके लिए मैंने डिटेल में ही यहां पर आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसको आपने क्या कर लेना है दोस्तों, आपने याद रख लेना है। अब अगला, इसके अंदर देखिए कि अंग्रेज जब भारत के अंदर आए, कब आए थे, 1608 में, और सबसे पहले व्यक्ति कौन आए, विलियम हॉकिंस आए थे। ये जो क्रोनोलॉजी है ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। इन्होंने ये अलग अलग फैक्ट्रीज यहां पर बनाए थे। सबसे पहला फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां बनाया, 1611 में मसलीपट्टनम साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने बनाया था। दूसरा फैक्ट्री इन्होंने कहां बनाया, 1613 में इन्होंने सूरत के अंदर बनाया। और इसके बाद वो फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज बनाते गए, मतलब साउथ इंडिया के अंदर बनाया, वेस्ट इंडिया के अंदर बनाया, उसके बाद बंगाल के अंदर बनाएंगे, फिर उसके बाद नॉर्थ इंडिया के अंदर बनाएंगे। सो पूरे भारत को अंग्रेजों ने अपने फैक्ट्रीज बना बना के दोस्तों कवर कर लिया था। और ये आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा फैक्ट्री पहले बना और कौन सा बाद में बना। अगला, फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच कब आए थे, 1667-68 के दौरान आए थे ये। ठीक है, ये जो कंपनी थी फ्रेंच की, ये जब ये भारत के अंदर आ गए तो इन्होंने भी अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रीज बनाई। हमने देख लिया कि कौन पहले आया था, ऑलराइट, और वो कब आए थे, क्रोनोलॉजी भी हमने समझ ली। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने वो क्रोनोलॉजी दिमाग में रख के ही आपने इस चीज को समझना है दोस्तों। ये जो फैक्ट्रीज है जो फ्रांस ने बनाई है, इसको भी आपने याद रखना है। तो सबसे पहला फैक्ट्री फ्रांस का कहाँ बनने वाला है, सूरत में दोस्तों। सूरत के बाद इनका फैक्ट्री बनेगा मसूलीपट्टनम में, उसी ईयर में उसके 1 साल के बाद इनका मसूलीपट्टनम के अंदर फैक्ट्री बनेगा। देन धीरे धीरे करके ये अपने एरियाज को एक्सपांड करने लगते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा कि वो पांडिचेरी बनाएंगे, फिर 1674 में वो पांडिचेरी को बनाएंगे। 1674 के बाद वो चंदरनगर, बंगाल के अंदर एक चंदरनगर करके एरिया है, उसके वहां पर भी वो उसको बनाएंगे। अब ऐसा करते करते उन्होंने अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रीज बना ली, और ये आपने याद रखना है। ये जो मैंने यहाँ पर नाम रखे हैं, इसके आगे मैं चाहता तो आपको स्टेट्स भी दे देता, लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा मॉडर्न डे नेम कहाँ कहाँ पर कौन से स्टेट्स में पाया जाता है वो भी तो चीज आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। सो ये एक चीज है। अगला, पोर्चुगीज भारत में कब आए, 1498 के दौरान आए, और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, वास्को ड गामा थे। और जब ये भारत के अंदर आए उसके बाद पोर्चुगीज आते गए, और आने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया। अब वो फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर एस्टैब्लिश किया और कब कब एस्टैब्लिश किया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्रोनोलॉजी के अंदर दिया हुआ है कि
इन्होंने वेस्टर्न इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रीज बनाए और कब कब बनाए, इन्होंने गुजरात के अंदर कब बनाया, इन्होंने दूसरे अन्य अन्य जगहों पर फैक्ट्रीज गुजरात के अंदर कब बनाया, और फिर बंगाल के अंदर इन्होंने क्या क्या काम किया। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है दोस्तों फॉर योर प्रीलिम्स 2024। अगला पॉइंट जब हम देखें सो यहाँ पर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे इन सारे यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के, उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जब हम अंग्रेजों की बात करें सो व्हाट डू वी नो कि द फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया ऑफ द ब्रिटिश इट वाज द विलियम हॉकिंग्स, कैप्टन विलियम हॉकिंग्स। कौन से जहाज में आए थे, अभी तक आपको पता होना चाहिए था। ये कैप्टन विलियम हॉकिंग्स के आने के बाद जब इनको कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मतलब जब इनको यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिले फ्रॉम द मुगल एम्परर, तो ये क्या हुआ, ये वापस चले गए, रूट के वापस चले गए। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जो हैं कोस्टल एरियाज के ऊपर अंग्रेज तभी भी थे। उस टाइम पे क्या हुआ, सूरत के दरिया किनारे, सूरत के कोस्टल एरिया के बगल में ही एक व्यक्ति थे, दैट इज द इंग्लिश कमांडर, दैट इज गोइंग टू बी कैप्टन थॉमस बेस्ट। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने क्या किया, कैप्टन थॉमस बेस्ट के दो इंपॉर्टेंट जहाज थे, ठीक है, वन वॉज ओसियंडर एंड द अनदर वाज ड्रैगन। ठीक है, ये कैप्टन थॉमस बेस्ट के ये दोनों शिप इन्होंने यूज करके 1612 में इन्होंने क्या किया, पोर्टुगीज लोगों को सूरत के दरिया किनारे पे हरा दिया। जब सूरत के कोस्टल एरियाज पे हरा दिया तो यहाँ पर मुगल एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों को एक पावर, एक नेवल पावर के तरीके से देखा। सो दिस वाज अ मेजर बिग push for the English to establish control in India. After that, the Britishers, they got the permission to open a factory in Surat, and that is going to be in 1613. और ये जो 1613 के अंदर जो इनको फैक्ट्री बनाने का परमिशन मिला था, इन दैट थॉमस एल्डवर्थ ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब धीरे धीरे करके जब ये आगे बढ़ रहे थे तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अभी तक हमको इतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिला, इतने ज्यादा जो रिडेम्पशन, जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिले हैं अंग्रेजों की तरफ से, तो इसके लिए इन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को भेजा 1615 में, दैट इज गोइंग टू बी थॉमस रो इनटू द मुगल एम्परर्स कोर्ट। और वहां पर थॉमस रो जाके 1619 तक वो रुकते हैं और वहां पर वो बातचीत करके कुछ फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने का परमिशन ले लेते हैं। एंड उसके बाद अंग्रेज इंडिया के अंदर बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा जब हम फ्रेंच की बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति भारत के अंदर आने वाले हैं फ्रैंकोइस कैरन। फ्रैंकोइस कैरन के साथ साथ ही एक और व्यक्ति आए थे जो फ्रांस के ही थे, उनका नाम था मरकारा। इन लोगों ने क्या किया कि भारत के अंदर इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी। सबसे पहला फैक्ट्री कहां पर एस्टैब्लिश हुआ दोस्तों, अभी तक आपको पता होना चाहिए था, सूरत। सूरत के बाद सूरत वाली जो फैक्ट्री थी वो फ्रैंकोइस कैरन ने एस्टैब्लिश करी। लेकिन जो साउथ इंडिया की सबसे पहले फैक्ट्री थी दैट इज इन द मछलीपट्टनम, यहाँ पर एस्टैब्लिश करा है मरकारा ने। और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो फ्रांस के पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाया उन्होंने, और उनमें से एक व्यक्ति थे फ्रैंकोइस मार्टिन। इन्होंने बहुत ज्यादा फ्रांस के रूल को कंसोलिडेट किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1700। फ्रैंकोइस मार्टिन के बाद दो मेजर गवर्नर्स आए थे फ्रांस के भारत के अंदर, और इन गवर्नर्स ने भी फ्रेंच रूल को इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बढ़ाने की कोशिश करी थी। अगला जब हम पोर्चुगीज की बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति कौन आते हैं, वास्को डा गामा। 1498 में ये आते हैं। वास्को डा गामा के बाद दूसरे व्यक्ति रहेंगे पेड्रो एल्वारेस केब्राल। ये 1500 के अंदर आते हैं, ये भी इकोनॉमिक उद्देश्य से ही आते हैं कि ही वांट्स टू डू सर्टेन ट्रेड इन इंडिया, एंड ये भारत के अंदर आते हैं और ये बहुत रिच ट्रेड करते हैं दोस्तों, बहुत रिच ट्रेड। वास्को डा गामा की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बोला जाता है कि ये जब भारत आए तो भारत में वो 3 महीना रुके, और जब वो वापस गए तो पोर्चुगल से भारत तक आने का जो सफर का जितना भी खर्चा लगा है उसका 60 गुना इन्होंने कमाया इस 3 महीने के ट्रिप में। 60 गुना दोस्तों, कितना ज्यादा प्रॉफिट है। तो यही चीज देख के क्या हो गया कि पेड्रो एल्वारेस केब्राल भी भारत के अंदर आए और इनको भी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पैसा कमाना था। अब जाहिर सी बात है वास्को डा गामा जब इतना पैसा मिला है 60 गुना पैसा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है वो भारत के अंदर वापस तो आना चाहेंगे ही। तो उन्होंने क्या किया, वापस से 1501 में भारत में आए और उन्होंने भारत में आने के बाद अलग अलग ट्रेडिंग स्टेशंस को एस्टैब्लिश किया दोस्तों। और यहाँ पर कौन से ट्रेडिंग स्टेशंस को एस्टैब्लिश किया गया, तो 3 सीज। मैं यहाँ पर ये निमोनिक्स देता हूँ 3C का।
3C मतलब क्या? कोचिन, कन्नौर और कैलिकट। अब ये कोचिन, कन्नौर और कैलिकट आज के समय में कौन से नामों से जाने जाते हैं, ये आपको देखना है, क्योंकि यूपीएससी आपसे इसके बारे में मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है दोस्तों। अगला, पोर्चुगीज लोगों ने अब सोचा कि भारत के अंदर अपना टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। सो उसके लिए इन्होंने क्या किया? गवर्नर्स एस्टैब्लिश करे। So the first governor of the Portuguese to come to India during 1505 was Francisco de Almeida. इनका जो रूल था 1509 तक था, और 1509 के बाद अल्फांसो दे अल्बुकर्की भारत के अंदर आते हैं। इनको द रियल फाउंडर बोला जाता है। अब ये रियल फाउंडर क्यों बोला जाता है, दिस वी विल लुक इन द नेक्स्ट रिवीजन कार्ड। वहां पर मैंने डिटेल में दिया हुआ है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, और इसको बस आपने वो जो बैकग्राउंड में आपने जो इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं उसको आपने बस रिवाइज करना है। अब अगला यहां पर अपने देखें, जो ये कंपनीज थी, ये जो सारे ही यूरोपियन लोग थे, इनकी कंपनी थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज की कंपनी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे क्या है? कंपनी है दोस्तों। अब ये कंपनी है तो बनी भी तो रहेंगी ना, तो बनी कब हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं वो जानना बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले जब हम अंग्रेजों की बात करें, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब बनी है? 1599 में बनी है। और जब उस टाइम पे ये बनी थी, मतलब जो अंग्रेजी लोग थे, ठीक है, अंग्रेजी मर्चेंट लोग थे, इन्होंने एक साथ मिलकर ये कंपनी को बनाई थी। और उस टाइम पे ये कंपनी का नाम क्या था? इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स कंपनी। ये आपको नाम याद रखना है। इसको हम फेमसली क्या समझते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर उसके बाद दिसंबर 1600 में क्या हुआ कि उस टाइम की जो महारानी थी अंग्रेज की, दैट इज क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने इसी कंपनी का रीनेम कर दिया। और वो रीनेम क्या किया? दैट इज गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। दोस्तों, अगर प्रीलिम्स में ये बोला जाए कि ड्यूरिंग द 1599 इट वाज नोन एज दिस, द कंपनी वाज नोन एज दिस, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा दोस्तों, क्योंकि 1599 में ये नाम था। तो प्रीलिम्स के स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। अगला जब हम बात करें, यहां पर द नेक्स्ट वन इज, इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ ने यहां पर जब वो रीनेम किया, रीनेम के अलावा उन्होंने और भी कुछ काम किए थे। दैट इज वो कंपनी बड़े और ज्यादा पैसा कमाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक मोनोपोली उनको दे दिया। मोनोपोली, ठीक है, ताकि वो ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया की तरफ जो भी ट्रेड होगा, उस ट्रेड के तरफ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ट्रेड करने का अधिकार रहेगा, इस पर्टिकुलर कंपनी को। एंड देन फाइनली ये जो कंपनी थी, ये कंपनी कौन सी कंपनी है? क्या ये प्राइवेट कंपनी है कि गवर्नमेंट कंपनी है? तो नहीं दोस्तों, ये प्राइवेट कंपनी थी। और इसी कंपनी के अंदर शेयर्स एलोकेट होते थे। मतलब प्राइवेट कंपनी मतलब क्या हो गया? मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके पास थे? प्राइवेट लोगों के पास। क्राउन के पास भी शेयर था, लेकिन वो कितना था? बहुत कम था। अगला पॉइंट जब हम देखें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ, तो ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको कब बनाया गया? 1664 में बनाया गया था। और 64 में बनाने के बाद यहां पर इसको बनाने के लिए उस टाइम के जो मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर का नाम क्या है? जे.बी. कॉलबॉट। ये जे.बी. कॉलबॉट ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति थे, इन्होंने यहां पर जो लुइस थे, जो राजा थे, वो राजा को इन्होंने बोला कि भाई देखो, हमको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के साथ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके साथ ट्रेड करने अगर हम करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर जब मैं इंडिया बोलता हूं तो इंडिया नहीं समझना है आपने, दैट इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैं आपके ईज के लिए उसको बस कन्वर्ट कर रहा हूं। यहाँ पर 1664 में जब ये कंपनी बनी, ये कंपनी को नाम क्या दिया गया? ये नाम आपने याद रखना है, कॉम्पेग्ने देस इंडेस ओरिएंटलेस। ये फ्रेंच नाम है दोस्तों, और इसको आपने याद रखना है। इसके बाद जब ये कंपनी बनी तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। ये कंपनी जो थी, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, मतलब 51% से ज्यादा शेयर्स किसके पास थे? लुइस के पास, मतलब रॉयल फैमिली के पास थे, ठीक है। अब ये रॉयल फैमिली के पास जो शेयर्स थे, वो टोटल कितने थे? 76% ऑफ द शेयर्स वर विद द रॉयल फैमिली। तो बाकी के 24% शेयर्स किसके पास थे दोस्तों?
इट वाज विद द 16% शेयर्स जो थे वो शिप ओनर्स मर्चेंट्स के पास थे, और 8% शेयर्स जो थे वो फाइनेंसर्स के पास थे. सो मेजरली दिस वाज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, वेयर एज दैट कंपनी वाज द प्राइवेट ओन्ड कंपनी. और इनका वर्किंग कैपिटल कितना था जब ये 1664 में जब ये कंपनी बनी थी, तो इनका वर्किंग कैपिटल डच कंपनी से बहुत हाफ था. डच कंपनी इससे पहले ही बन चुकी थी. डच पीपल, दे वर द सेकंड पीपल टू कम टू इंडिया. ओके, सो इट वाज हाफ. लेकिन 1665 में इसका वर्किंग कैपिटल बढ़ा दिया गया टू 8 मिलियन लीवर्स. अब ये जो लीवर्स है ये भी आपसे पूछ सकता है इन द प्रीलिम्स, क्योंकि लीवर्स वाज अ करेंसी टाइप ऑफ फ्रांस. एंड 12 मिलियन कर दिया ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1670. लेकिन जब मैं 1720 की बात करता हूं तो इन्होंने 300 मिलियन लीवर से भी ज्यादा कर दिया था इस पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल को दोस्तों. सो इतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल इसका बढ़ा रहे हैं. तो बस ये स्टेटमेंट आपने क्या करना है, याद रखना है. अगला, जब मैं पोर्चुगीज की बात करूं तो पोर्चुगीज क्या कर रहे थे, दीज वर द पीपल जो भारत के साथ ट्रेड करना चाह रहे थे. तो इन्होंने क्या किया कि भारत के साथ जो ट्रेड करना था उसके लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया था, और वो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था, कासा दा इंडिया. ये एक रॉयल ट्रेडिंग फर्म था जो भारत जो ईस्ट इंडिया के तरफ जो सब कॉन्टिनेंट है उसके साथ पूरे ट्रेड को ये देखता था. अब ये ट्रेडिंग फर्म के मेंबर्स कौन थे, सो क्राउन, मर्चेंट्स, फाइनेंसियर्स, बैंकर्स, ये सारे लोग इसके मेंबर्स थे. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या था कि भारत के उपद्वीप से, सब कॉन्टिनेंट से सामान को खरीदना है और उसको यूरोप के तरफ ट्रांसपोर्ट करना है, और उसके बीच में प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये इसका मेन उद्देश्य था. अब इसके बाद भारत के अंदर स्पेसिफिकली जो ट्रेड होना था उसके लिए भी इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, और वो कंपनी का नाम क्या था, एस्तादा दा इंडिया. ये याद रखना है आपको दोस्तों, एस्तादा दा इंडिया. आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से कॉलोनियल पावर का था. एंड दिस वाज द स्टेट इन इंडिया, एंड इट वाज टू मैनेज द इंडियन अफेयर्स, व्हिच वाज सेट अप एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अंडर दैट रॉयल फर्म. ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को होल्ड या गवर्न या हेड कौन कर रहा था, इट वाज द वाइसरॉय ऑफ गोवा. मतलब जो गोवा के अंदर सबसे पहले गवर्नर आए थे, सेकंड गवर्नर आए थे, ठीक है, जो वाइसरॉय आ रहे थे, दैट इज द फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, अल्फांसो दे अल्बरकर, की ये लोग इसके हेड थे. ओके, दैट इज द वन पॉइंट. अगला पॉइंट क्या रहेगा कि इनके मेजर पोर्ट्स कौन से थे. सो अंग्रेजों का मेजर पोर्ट क्या था, मद्रास. मद्रास के बाद इन्होंने बॉम्बे भी ले लिया था, बट मैंने बॉम्बे एक एक पोर्ट ही लिखा है यहाँ पर. लेटर ऑन जब अंग्रेज एकदम पावरफुल हो गए तो इन्होंने पूरे भारत के कोस्टल एरिया के ऊपर इन्होंने क्या किया, अपना पोर्ट बनाया था. इसके अलावा जो फ्रांस थे, फ्रांस के पोर्ट्स क्या थे, पुडुचेरी. एंड जो पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज का पोर्ट कौन सा था, गोवा था. ये इतना आपको पता है. अब यहां पर भारत के अंदर जब ये पांचों के पांचों राइवल यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थे, तो क्या इनका जो भारत के अंदर जो इकोनॉमिकली बड़ा बनने का जो सफर था, क्या उसके अंदर कोई भी वॉर नहीं था, क्या था, बेशक था. जाहिर सी बात है यार, राइवल कंपनीज रहेंगे तो वॉर तो होना ही है ना उसमें. तो इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पर इनके बहुत ज्यादा वॉर्स हुए, और वही वॉर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों. यहाँ पर जो वॉर्स थे, सबसे पहला तो जो फ्रेंच जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के कौन से यूरोपियन पावर्स के साथ वॉर्स हुए, तो डेन्स के साथ तो बिल्कुल ही नहीं हुए. लेकिन अंग्रेजों के वॉर्स किसके साथ हुए, पोर्चुगीज के साथ हुए थे. याद रखिए, थॉमस बेस्ट सूरत के अंदर, सूरत के कोस्टल एरियाज पे किसको हराया, पोर्चुगीज को हराया. इसके बाद इन लोगों का डच के साथ भी राइवलरी था, अंग्रेजों का, एंग्लो डच. ये कहां पर हुआ, अम्बोयना में हुआ. अम्बोयना वही वाला घटना है जब डच लोगों ने एक जहाज को गिरफ्तार कर लिया था इंडोनेशिया के अंदर, मतलब सीज कर लिया था, और उसके अंदर कुछ जापानी और अंग्रेज लोग थे, और इनकी हत्याएं कर दी थी इन लोगों ने. सो उसके वजह से डच के साथ इनका राइवलरी हुआ. एंड फाइनली 1759 के अंदर एक बैटल ऑफ विदार हुआ था, जिसके अंदर डच के लोगों ने मदद करा था टू द नवाब ऑफ बंगाल. एंड वो मीर जाफर को उन्होंने मदद किया था, मीर जाफर को, नवाब ऑफ बंगाल 1759, एंड इन अगेंस्ट दी पर्टिकुलर ब्रिटिश. और वही हुआ था बैटल ऑफ बिदार, जिसके अंदर मीर जाफर हार गए, साथ में डच भी हार गए, और उसी के साथ डच का नामो निशान भारत से मिट गया. फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच और अंग्रेजों का बहुत 36 का आंकड़ा था, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, कार्नेटिक वॉर्स किए.
ये 3 कार्नेटिक वॉर्स लड़े गए दोस्तों, और वो तीनों कार्नेटिक वॉर्स यहाँ पर हैं। अब इन तीनों कार्नेटिक वॉर्स के अंदर क्या कारण थे, क्यों हुए, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। बट यहाँ पर कौन सी ट्रीटीज हुए, कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये सब चीजें आपको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। लेटर ऑन फ्रांस का डच के साथ भी वॉर हुआ था, जिसके तहत 1693 के अंदर डच ने फ्रांस को ओवर पावर करके फ्रांस का जो एकमात्र जो सिंगल एरिया था, दैट इज गोइंग टू बी द पुडुचेरी, उसको उसने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। एंड जो पोर्चुगीज लोग हैं, इनका भी राइवलरी था डच के साथ। अगला अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो फ्रांस जो फ्रेंच की जो कंपनी थी, उन्होंने माहे को कब अक्वायर किया, 1721 में, और यनम को 1731 में, करईकल को 1751 में। इसके बाद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुडुचेरी पौंडीचेरी सभी को पता है कि फ्रांस का मेन एरिया था, लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने एक फोर्ट तो बनाया ही होगा ना। वो फोर्ट कौन सा बनाया इन्होंने, दैट इज नोन एज द फोर्ट लुइस। अनदर थिंग, फैक्ट्स अबाउट द पर्टिकुलर पोर्चुगीज। सो पोर्चुगीज का जो फोर्ट था इन मद्रास एरिया, दैट इज गोइंग टू बी द सेंट थोम। ये जो सेंट थोम है, इट इज ऑल्सो नोन एज मीलापुर। ये यूपीएससी पूछेगा, क्योंकि मीलापुर सबको पता नहीं है। इसके बाद जो पोर्चुगीज लोग हैं, इन्होंने 1518 में जो सीलोन है, दैट इज श्रीलंका, वहां पर भी एक फोर्ट्रेस बनाया था, दैट इज मन्नार। ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, दैट इज फिडाल्गोज, कार्टेगाज, काफिला, वाइस रॉय, ये सब चीजें मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये मैंने इलेबोरेटली लिखा है, ताकि आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि उसका क्या मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि उसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। अगला जब हम बात करें, सो द नेक्स्ट कंपनी इट इज गोइंग टू बी द डच एंड द डेन्स। डच की भी बात करें तो डच क्या था, डच यहाँ पर डच ने इसने भी बहुत सारे फैक्ट्रीज बनाए थे, दैट इज वो 1606 से ही ये बहुत सारे फैक्ट्रीज उसने बनाए। तो ये भी आपको क्रोनोलॉजी में याद रख लेना है। और डच के कुछ फैक्ट्स जो थे, कि जो डच कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो मेन कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया के अंदर जो भी पूरा सब कॉन्टिनेंट था ना, उसको ये मैनेज करने का डच कंपनी को देखना था। और वो डच कंपनी का हेडक्वार्टर्स कहाँ था, बताविया में था। ये बताविया आज के समय पे कहाँ पर होता है, जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब ये जो पर्टिकुलर बताविया के अंदर जो हेडक्वार्टर्स था, उसका मेन पर्सन कौन रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के साथ एक काउंसिल भी होता था, और यही लोग सारा किया धरा देखते थे। एवरीथिंग, दे यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग दैट वाज एसोसिएटेड विद द एरियाज ऑफ द पर्टिकुलर ईस्ट इंडीज सब कॉन्टिनेंट। और ये लोग रिपोर्ट किसको करते थे, ये जो काउंसिल था वो रिपोर्ट किसको करता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम क्या बोलते थे, जेंटलमैन 17, जेंटलमैन 17। अब यूपीएससी आपसे ये पूछेगा, जेंटलमैन 17 ये जो टर्म है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है दोस्तों कि ये किसके साथ जुड़ा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। अगला, अगर मैं डैनिश लोगों की बात करूं, डेन्स मतलब जो डेनमार्क से आए थे, ये भारत के अंदर आए, और इनका सबसे पहला जो सेटलमेंट है, फैक्ट्रीज है, वो कहां पर इसने बनाया, ट्रैंकबार के अंदर बनाया। ट्रैंकबार आज के समय का तमिलनाडु के अंदर आता है, और वो तमिलनाडु के अंदर जो तांजोर एरिया है ना, उसके बगल में ही आता है। ये जो डैनिश लोग थे, इनका जो फैक्ट्स अगर हम देखें, सो इनका जो प्रिंसिपल सेटलमेंट था, मतलब ये ट्रैंकबार के अंदर फैक्ट्री इन्होंने बनाया, और प्रिंसिपल सेटलमेंट इन्होंने कहाँ बनाया, बंगाल एरिया के अंदर ही श्रीरामपुर करके एक एरिया था, वहां पर इन्होंने अपना प्रिंसिपल सेटलमेंट बनाया। ये जो लोग थे, इनको अपने जो कमर्शियल चीजें हैं उससे इतना लेना देना नहीं था। दीज पीपल दे ओनली वांटेड द मिशनरी एक्टिविटीज, मतलब क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने का ही इनका मेजर मकसद था। एंड इन्होंने इसके वजह से ये लोग इतना ज्यादा बढ़ नहीं पाए, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं हुआ उतना, क्योंकि ये कॉमर्स को उतना ध्यान दिया ही नहीं। फाइनली क्या हो गया कि जो भी चीजें इन्होंने भारत के अंदर बनाया, मतलब ट्रंकबार के अंदर जो भी चीजें करें, और श्रीरामपुर के अंदर जो भी चीजें करी, फाइनली 1845 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, उन चीजों को सेल कर दिया। सेल किसको किया, अंग्रेजों को कर दिया, और वो पूरी तरीके से भारत से चले गए। अब मेन पॉइंट यहां पर क्या होगा कि यूपीएससी विल आस्क यू अबाउट द फोर्ट्स, मैच द फॉलोइंग करने बोल देगा कि फ्रांस का फोर्ट कौन सा है, अंग्रेजों का फोर्ट कौन सा है। अंग्रेजों का कौन सा है, दैट इज सेंट विलियम। ओके, सेंट विलियम है एंड सेंट जॉर्ज है। सेंट विलियम कहाँ है, बंगाल के अंदर है, कैलकाटा में है। और सेंट जॉर्ज कहां पर आता है, दैट इज गोइंग टू बी इन द मद्रास एरिया। इसके बाद इन्होंने, इनका कौन सा फोर्ट था, दैट इज द डेन्स का, इट इज गोइंग टू बी द फोर्ट डैंसबॉर्ग। ये कहां पर है, ट्रंकबार के अंदर है। अब इसके अलावा भी, ये 5 लोगों के अलावा भी कुछ और
यूरोपियंस भी भारत के अंदर आए थे, एंड वन इज गोइंग टू बी द स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज फॉर्म्ड इन 1731। ये भी भारत के अंदर आया, लेकिन ये इतना ज्यादा इतना ज्यादा ये मतलब एक्यूरेटली भारत के अंदर नहीं आता है। इट इज गोइंग टू बी इन द सब कॉन्टिनेंट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, भारत की तरफ आ रहा है, लेकिन वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जा रहा है, दैट इज टू द चाइनीज एरिया। इसके अलावा जो फ्लेमिश लोग हैं, फ्लेमिश मतलब आज के समय में जो बेल्जियम एरिया के अंदर जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है ना, वो फ्लेमिश लोग भी इंडिया के तरफ आते हैं और वो कुछ कामकाज करते हैं। सो यू जस्ट नीड टू नो दैट देयर वाज अ टोटल ऑफ 7 यूरोपियन पीपल हु आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स इंडिया। यहां पर मैंने आपको एक मैप भी दिया है। यूपीएससी का सबसे उम्दा चीज होता है कि वो मैपिंग के ऊपर जाता है। सो यहां पर यूपीएससी आपसे क्या पूछ लेगा, नॉर्थ टू साउथ, ये वाले चीजें, और नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट पे कौन सा है, वेस्ट पे कौन सा है, ये आपको ये आपको मैपिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडिशन दिया हुआ है। सो विद दिस वी विल रैप अप टुडेज सेशन। इन दिस पर्टिकुलर सेशन हमने क्या देखा दोस्तों, हमने यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के बारे में जो फैक्चुअल चीजें थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थे, उसको हमने देखा। और इस पर्टिकुलर रिवीजन कार्ड से आपको बहुत ज्यादा प्रीलिम्स के अंदर मदद मिलेगा, एंड इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए ताकि प्रीलिम्स 2024 आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाए दोस्तों। एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स विल लुक इट अप डिटेल के अंदर, हम अगले रिवीजन कार्ड के अंदर देखेंगे। सो विद दिस आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।